नमस्कार, गुड आफ्टरनून। मैं स्वदीप कुमार बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आप सभी का हमारे अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे। और ये है यूपीएससी सीएससी इन हिंदी, लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी हिंदी। और इस चैनल के माध्यम से अनअकैडमी हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट हैं उनकी तैयारी यूपीएससी के लिए कराती है। और इस चैनल पे मैं 1 PM पे रोजाना पढ़ाता हूँ इंडियन पॉलिटी। और आप लोगों को पता है कि अनअकैडमी इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है। आप इसका सब्सक्रिप्शन लेकर के घर बैठे ऑनलाइन तरीके से अपनी तैयारियों को आगे बढ़ा सकते हैं। आप इससे जुड़ेंगे तो आपको डेली लाइव क्लासेज, लाइव टेस्ट एंड क्विज, पूरा कोर्स स्ट्रक्चर फॉर्म में और जो एक्सेस मिलेगा वो अनलिमिटेड मिलेगा। इसके लिए आपको अपने मोबाइल पर अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है और अपनी तैयारियों को आगे बढ़ाते रहना है। ये हूँ मैं, मेरा नाम स्वदीप कुमार। मेरे बारे में ये है मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक, ये है अनअकैडमी का प्रोफाइल लिंक। आप लोग इसको जरूर फॉलो कर लेंगे। और 100 से भी ज्यादा टॉप एडुकेटर्स हैं यहाँ पे अनअकैडमी पे जो आपको मिलेंगे, जो आपको आपकी तैयारियों में हर कदम पे मदद करेंगे। ये है अपकमिंग कोर्सेज अनअकैडमी की, ये सब आने वाली कोर्सेज हैं, अभी ये सब शुरू होंगे। दो तरीके का सब्सक्रिप्शन प्लान है, एक प्लस और एक आइकॉनिक। जीएस का सब्सक्रिप्शन प्लान है और जीएस का फाउंडेशन कोर्स है, दोनों, प्लस भी और आइकॉनिक भी। इसमें क्या होगा, फाउंडेशन का 1 साल का कोर्स है, 2 साल का है और 3 साल का है। इसमें होता क्या है, पहले प्लस कोर्स के बारे में जानते हैं। प्लस कोर्स में आपको डेली लाइव क्लासेज मिलेंगी, टेस्ट सीरीज, अनलिमिटेड प्रैक्टिस और पूरा स्ट्रक्चर शेड्यूल। और इसका जो 1 साल का चार्ज है वो है 49,500 रुपए। लेकिन जब भी आप सब्सक्रिप्शन लेंगे तो आपसे वहां पे एक रिफरल कोड मांगेगा, कोड। तो कोड के जगह पे आप ये कोड डालेंगे। ये मेरा कोड है SWADEEP, स्वदीप। आप इसको डाल देंगे तो आपको फीस में 10% डिस्काउंट मिलेगी इस फीस में। और आपका फीस होगा 1 साल का 44,550 रुपए। वहीं जो लोग 2 साल के लिए लेंगे, जिनको 2023 में एग्जाम देना है यूपीएससी का, तो उनकी फीस 72,000, कोड के इस्तेमाल के बाद 10% डिस्काउंट 64,800। और जो लोग 3 साल के लिए लेंगे उनकी फीस है 90,000, कोड का इस्तेमाल करेंगे तो इनको भी 10% डिस्काउंट मिलेगा और फीस होगी 81,000। ये उनके लिए है जो भी 12th में है या 12th पास आउट हो चुके हैं। दूसरा आइकॉनिक। आइकॉनिक में भी ये प्लस कोर्स वाली सारी चीजें मिलेंगी, क्योंकि मैंने बताया था रेगुलर फाउंडेशन कोर्स है। कुछ एडिशनल फीचर्स मिलेंगे, जैसे कि आपको पर्सनल कोच मिलेंगे जो पर्सनली आपकी तैयारी पर ध्यान देंगे। डेली मेंस का क्वेश्चन आंसर राइटिंग प्रैक्टिस होगा, पूरे स्टडी प्लान के साथ तैयारी होगी और पर्सनल फीडबैक भी इसमें आपको दिया जाता है। इसका भी फाउंडेशन कोर्स 1 साल, 2 साल और 3 साल का है। 12 महीने की इसकी फीस है 69,500। इस पे भी कोड का इस्तेमाल करेंगे, कोड है स्वदीप, तो आपको 10% डिस्काउंट आफ्टर, और आफ्टर डिस्काउंट आपकी फीस हो जाएगी 62,550 रुपए 1 साल के लिए। वहीं अगर 2 साल के लिए ले लेते हैं 1,07,000, कोड के इस्तेमाल के बाद 10% डिस्काउंट 96,300। 3 साल के लिए ले लेंगे 1,41,000, कोड का इस्तेमाल करेंगे 10% डिस्काउंट 1,26,900। उसके बाद वो तो हो गया जीएस। अभी है ऑप्शनल। ऑप्शनल का भी सब्सक्रिप्शन है 6 महीने का, 1 साल का, 2 साल का और 3 साल का। 6 महीने का 22,500, 1 साल का 27,500, 2 साल का 40,000, 3 साल का 50,000। इन फीस पर भी आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा, आप इस कोड का इस्तेमाल करेंगे तो। 6 महीने का जो 22,500 है, डिस्काउंट के बाद हो जाएगा 20,250। 1 साल का जो है आपका 27,500 हो जाएगा 24,750। 2 साल के 40,000 की जगह 36,000 और 3 साल के 50,000 की जगह 45,000। तो ये सारे प्लान हैं। और अभी न्यू ईयर में यूपीएससी ने 2021 के लिए जो लोग इस बार एग्जाम देंगे उनके लिए 6 महीने का एक बैच शुरू किया है। और 2022 और 23 का भी फाउंडेशन 1 ईयर और 2022 के लिए 2 ईयर का फाउंडेशन बैच एक शुरू हुआ है। इंडिया के बेस्ट एडुकेटर्स पढ़ाएंगे। ये रहे वो बैच, इनके बारे में सारी जानकारी है यहाँ पे। ये है वो बैच सारे, और ये बाइलिंगुअल आपका हिंदी इंग्लिश सब में अवेलेबल है। ये 1 साल का फाउंडेशन बैच है, ये भी बाइलिंगुअल हिंदी इंग्लिश। और ये 2 साल का फाउंडेशन बैच है बाइलिंगुअल हिंदी इंग्लिश, सब में अवेलेबल है। आपको जिसमें एडमिशन लेना हो आप लोग ले सकते हैं अपनी सुविधा के अनुसार। और आप कोड का इस्तेमाल करेंगे जिस बैच में भी एडमिशन लेंगे, स्वदीप SWADEEP, तो आपको फीस में 10% डिस्काउंट जरूर मिलेगा। ठीक है। और ये है आपका यूपीएससी सीएससी का जीएस और ऑप्शनल का कॉम्बो। यानी अगर आप जीएस का प्लस कोर्स और ऑप्शनल लेते हैं ये भी अवेलेबल है, और आइकॉनिक प्लस और ऑप्शनल ले लेते हैं वो भी इसमें अवेलेबल है। अलग अलग थोड़ा फीस ज्यादा होता है, इसमें कुछ कम है। जैसे जीएस का आप यहाँ पे प्लस कोर्स लेते हैं, सॉरी जीएस का आइकॉनिक लेते हैं, जीएस का आइकॉनिक और ऑप्शनल, तो इसका 12 महीने का चार्ज है आपका 88,705 रुपए। 2 साल का है आपका 1,31,510 और 3 साल का है 1,67,220। इसमें आपका जीएस का आइकॉनिक और प्लस है। इस पे भी आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा सभी पे, पूरे 10%। आप जिसमें भी लें, चाहे 1 साल, चाहे 2 साल, चाहे 3 साल, इस कोड का इस्तेमाल करेंगे स्वदीप का तो। और अगर यहाँ पे आप जीएस का प्लस कोर्स लेते हैं और साथ में आप ऑप्शनल लेते हैं, तो इसका भी 12 महीने का चार्ज है 70,103। 2 साल का है 99,680।
3 साल का 1/21/200, इसमें भी इस कोड का इस्तेमाल करेंगे तो आपको इन सब में 10% का डिस्काउंट में मिलेगा, चाहे आप 1 साल 2 साल 3 साल जिसमें आप एडमिशन लेना चाहे अपनी सुविधा के अनुसार। जिनको 2022 में देना है वो 1 साल का फाउंडेशन लें, जिनको 23 में देना है वो 2 साल का फाउंडेशन लें, जिसको उसके आगे देना है वो 3 साल का फाउंडेशन लें। ये प्लान है। और यह आइकॉनिक जैसे मैंने बताया था कुछ फीचर्स इसके अपग्रेड हुए हैं आइकॉनिक के, और भी कुछ एडिशनल चीजें इसमें जोड़ी गई हैं, और इसके आने वाले समय में प्राइस भी बढ़ने वाला है। तो जल्द से जल्द आपको जिसको भी आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन लेना है ले लें, और कोड का इस्तेमाल करेंगे वहां पे स्वदीप का। और यहाँ पे रोजाना 1 बजे हम लोग 1 PM पे क्या पढ़ रहे हैं, भारतीय राज्य व्यवस्था पढ़ रहे हैं, इंडियन पॉलिटी जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से और प्री कम मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, आप लोग ध्यान में रखेंगे। और आज हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे केंद्रीय मंत्रिपरिषद। आज हम लोग मंत्रिपरिषद के बारे में देखेंगे। सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, हमने राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री के बारे में देखा, अब हम लोग देखेंगे मंत्रिपरिषद के बारे में। ठीक है, तो क्या है, क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से देखते हुए चलेंगे आप लोग सारी चीजों को। प्री मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही आसान शब्दों में लिखा है। केंद्रीय मंत्रिपरिषद, सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, क्या कह रहा है ये देखिए। भारत के संविधान में सरकार की संसदीय व्यवस्था ब्रिटिश मॉडल पर आधारित है। जो हमारे सरकार की जो संसदीय व्यवस्था है वो पूर्ण रूप से ब्रिटिश मॉडल पर आधारित है। और हमारी राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था मुख्य कार्यकारी अधिकारी मंत्रिपरिषद होती है। मंत्रिपरिषद की सलाह से ही कार्य किया जाता है। राष्ट्रपति बिना मंत्रिपरिषद की सलाह के कार्य नहीं करता। और इस मंत्रिपरिषद का नेतृत्व कौन करता है, प्रधानमंत्री करता है। कल ही मैंने आप लोगों को बताया था इस मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष, नेता या मंत्री मतलब अध्यक्ष कौन होता है या इसका नेतृत्व कौन करता है, वो प्रधानमंत्री करता है। और संविधान में संसदीय व्यवस्था के सिद्धांत विस्तार से नहीं लिए गए हैं। हमारे भारतीय संविधान में संसदीय व्यवस्था के सिद्धांत के बारे में विस्तार से नहीं है, परंतु 2 अनुच्छेदों, अनुच्छेद 74 और अनुच्छेद 75 में इसके बारे में संक्षिप्त और सामान्य वर्णन दिया गया है। अनुच्छेद 74 जो है वो मंत्रिपरिषद से संबंधित है, और अनुच्छेद 75 मंत्रियों की नियुक्ति, मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की नियुक्ति, मंत्रियों का कार्यकाल, मंत्रियों का उत्तरदायित्व, मंत्रियों की अर्हताएं योग्यता, मंत्रियों का शपथ एवं वेतन और भत्तों से संबंधित है। तो अनुच्छेद 74-75 ध्यान रखेंगे। अनुच्छेद 74 में मंत्रिपरिषद से संबंधित है, और अनुच्छेद 75 में उन मंत्रियों की नियुक्ति क्या होगी, उनका कार्यकाल क्या होगा, उनका उत्तरदायित्व क्या होगा, मतलब उनको क्या क्या कार्य हैं, उनकी योग्यता क्या होगी, उनका शपथ, वेतन और भत्तों के बारे में इसमें शामिल किया गया है। संवैधानिक प्रावधान क्या है, अब देखिए क्या है अनुच्छेद 74 के तहत क्या बातें कह रहा है, ध्यान से देखिए क्या कह रहा है। अनुच्छेद 74 राष्ट्रपति को सहायता एवं परामर्श और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद, एक मंत्रिपरिषद होनी चाहिए जो राष्ट्रपति को सहायता और परामर्श और सलाह देगी। यह अनुच्छेद 74 में कहा गया है। इसके तहत क्या संवैधानिक प्रावधान है, ये देखिए कि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने हेतु एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के परामर्श के अनुसार ही कार्य करेगा, तथापि यदि राष्ट्रपति चाहे तो वह एक बार मंत्रिपरिषद से पुनर्विचार के लिए कह सकता है, लेकिन मंत्रिपरिषद द्वारा दोबारा भेजने पर राष्ट्रपति उसकी सलाह के अनुसार ही कार्य करेगा। तो हमारे संविधान के अनुच्छेद 74 में क्या कहा गया है, हमारे संविधान के अनुच्छेद 74 में यह कहा गया है कि राष्ट्रपति को सहायता, परामर्श और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, और राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही कार्य करता है। और मंत्रिपरिषद का प्रमुख कौन होता है, भारत का प्रधानमंत्री। और राष्ट्रपति जो है मंत्रिपरिषद के सलाह से ही काम करेगा। और जो मंत्रिपरिषद सलाह देगी राष्ट्रपति को, तो पहली बार राष्ट्रपति अगर चाहे तो उस सलाह को वापस भेज सकता है मंत्रिपरिषद में उस सलाह के बारे में पुनः विचार करने के लिए। लेकिन दोबारा जब मंत्रिपरिषद पुनः विचार के बाद उस सलाह को वापस भेज देगी या बिना विचार किए ही दोबारा भेज देगी, तो राष्ट्रपति फिर उस सलाह को मानेगा ही मानेगा। ये ध्यान में रखेंगे। ये सब अनुच्छेद 74 में है। आगे देखिए, और मंत्रियों द्वारा राष्ट्रपति को दी गई सलाह की जांच किसी न्यायालय द्वारा नहीं की जा सकती।
ये भी इंपॉर्टेंट है अनुच्छेद 74 के तहत कि जो मंत्रियों या जो मंत्री परिषद सलाह देगी राष्ट्रपति को, उसका जांच कोई भी न्यायालय नहीं कर सकती है। उसके बाद अनुच्छेद 75 जो मंत्रियों के बारे में उपबंध दिया गया है कि मंत्रियों के कार्य, मंत्रियों का शपथ, मंत्रियों का उत्तरदायित्व, उनकी योग्यता, उसके बारे में देखिए अनुच्छेद 75 मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध क्या कह रहा है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, हमने कल ही पढ़ा था, और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति में राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। देखिए प्रधानमंत्री हमारे जो देश का पीएम है उसकी नियुक्ति तो राष्ट्रपति करता ही है, लेकिन जो मंत्री परिषद है, मंत्री परिषद जो है, मंत्री परिषद की नियुक्ति में मंत्रियों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है, लेकिन वो प्रधानमंत्री की सलाह के अनुसार करता है। ये ध्यान में रखेंगे, मैंने आप लोगों को कल ही पढ़ाया था। और प्रधानमंत्री सहित मंत्री परिषद के सदस्यों की कुल संख्या और लोकसभा की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी, और इस उपबंध का समावेश 91वें संविधान संशोधन विधेयक 2003 के द्वारा किया गया है। और प्रधानमंत्री सहित मंत्री परिषद के कुल सदस्यों की संख्या जो लोकसभा की संख्या के 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए, ये ध्यान में रखेंगे। और संसद के किसी भी सदन का किसी भी राजनीतिक दल का सदस्य यदि दल बल के आधार पर संसद की सदस्यता के अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा तो ऐसा सदस्य मंत्री पद के लिए फिर अयोग्य हो जाएगा। संसद के किसी भी सदन का, चाहे वो लोकसभा का हो या राज्यसभा का हो, उसके राजनीतिक दल का सदस्य यदि उसके दल बल के आधार पर अगर संसद में अयोग्य घोषित कर दिया गया तो फिर मंत्री पद के लिए अयोग्य हो जाएगा। इन चीजों का आप लोग ध्यान में रखेंगे। आगे देखिए और क्या क्या कह रहा है। मंत्री जो है, मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेंगे। जैसा कि क्या कहा गया है, जैसा मैंने आप लोगों को कल बताया था कि जो प्रधानमंत्री होता है वो भी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही पद धारण करता है। लेकिन क्या होता है, इसका मतलब ये नहीं कि राष्ट्रपति कभी भी प्रधानमंत्री को हटा देगा, नहीं, ठीक है। और कल मैंने इसके बारे में डिटेल पढ़ाया था। तो जो मंत्री परिषद के मंत्री भी हैं वो भी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद ही धारण करते हैं। और वो क्यों, और लेकिन उसको हटाने के लिए राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह के बाद ही हटाएगा, ये जरूर ध्यान में रखेंगे। क्योंकि मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है और राष्ट्रपति मंत्रियों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाता है, राष्ट्रपति दिलाता है। और कोई भी मंत्री जो निरंतर 6 मास की किसी अवधि तक संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं है, उसकी अवधि की समाप्ति पर वो मंत्री नहीं रहेगा। क्योंकि जैसा प्रधानमंत्री के साथ वैसा ही है कि अगर मंत्री बन गए तो 6 महीने के अंदर आपको संसद के किसी भी सदन, चाहे वो लोकसभा हो या राज्यसभा हो, आपको इसका सदस्यता ग्रहण करनी पड़ेगी, तभी आप मंत्री पद पर बरकरार रहेंगे, अन्यथा हट जाएंगे। और मंत्रियों के वेतन एवं भत्ते संसद द्वारा ही निर्धारित किए जाते हैं। ये सारे पॉइंट इसके बारे में ध्यान से देखेंगे। अनुच्छेद 77 भी है, क्या कह रहा है कि भारत सरकार द्वारा कार्रवाइयों का संचालन, कि भारत सरकार की जो कार्रवाई है उसका संचालन अनुच्छेद 77 के तहत क्या कह रहा है कि भारत सरकार की समस्त कार्यपालक कार्रवाइयां राष्ट्रपति के नाम से ही की जाएंगी और उसी प्रकार अभिव्यक्त होंगी। जो भी काम होगा वो राष्ट्रपति के नाम से, भारत सरकार की कार्यपालक की जो कार्रवाइयां हैं। आगे देखिए, राष्ट्रपति के नाम से पारित आदेशों तथा अन्य दस्तावेजों को इस प्रकार अधिप्रमाणित किया जाएगा जैसा कि राष्ट्रपति द्वारा बनाए जाने वाले नियमों में निर्दिष्ट हो। और इसके अतिरिक्त इस प्रकार अधिप्रमाणित किए गए किसी आदेश अथवा प्रपत्र की वैधता इस आधार पर कोई प्रश्न नहीं किया जाएगा कि उक्त आदेश अथवा प्रपत्र राष्ट्रपति द्वारा निर्मित अथवा निष्पादित है। यह सब कॉन्सेप्ट के लिए पढ़ लेंगे। और राष्ट्रपति भारत सरकार की कार्रवाइयों को और सुगम बनाने के लिए साथ ही मंत्रियों के बीच कार्यों का आवंटन के संबंधी भी नियम बनाएगा। अनुच्छेद 78 के तहत क्या है, अनुच्छेद 78 के तहत प्रधानमंत्री के कर्तव्यों को कहा गया है क्या, कि प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य होगा कि वह राष्ट्रपति को संघ के प्रशासन से संबंधित मामलों के बारे में मंत्री परिषद द्वारा लिए गए निर्णयों तथा विधायन के प्रस्तावों के बारे में सूचित करे। यह प्रधानमंत्री का कार्य है। दूसरा, कि संघ के प्रशासन आदि से संबंधित मामलों तथा प्रस्तावित विधायनों के बारे में राष्ट्रपति द्वारा मांगी गई सूचनाएं प्रेषित करें।
और यदि अगर राष्ट्रपति चाहे तो किसी ऐसे मामले पर जिसमें कि किसी मंत्री द्वारा निर्णय लिया जा चुका है लेकिन जिस पर मंत्री परिषद ने अगर विचार नहीं किया है उसे वापस कर सकता है। और अनुच्छेद 88 के तहत क्या कह रहा है, सदन में मंत्रियों के अधिकार की बात कर रहा है कि प्रत्येक मंत्री को किसी भी सदन में बोलने या कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार होगा, किसी भी सदन, लोकसभा या राज्यसभा, किसी में कोई भी मंत्री, और उसे दोनों सदनों की संयुक्त बैठक तथा संसदीय समिति जिसका उसे सदस्य बनाया गया हो कि बैठक में भी भाग लेने का अधिकार होगा, लेकिन उसे मत देने का अधिकार वहां पे नहीं होगा। ठीक है, इन सारे पॉइंट्स के बारे में ध्यान में रखेंगे। अब मंत्रियों द्वारा दी गई सलाह की प्रकृति कैसी होगी, ये देखिए, जो मंत्री सलाह देंगे उसकी प्रकृति कैसी। अनुच्छेद 74 में प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद का उपबंध है और यह राष्ट्रपति को उसके कार्य करने हेतु सलाह देती है। मंत्रिपरिषद का कार्य क्या है, राष्ट्रपति को उसके कार्य के लिए सलाह। 42वें एवं 44वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा उसके परामर्श को राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी बना दिया गया है। पहले नहीं था, लेकिन जब 42वां और 44वां संविधान संशोधन हुआ, इस संशोधन के बाद जो मंत्रिपरिषद सलाह देगी उसको मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य है। और मंत्रियों द्वारा राष्ट्रपति को दी गई सलाह की जांच किसी न्यायालय द्वारा नहीं की जा सकती और यह उपबंध राष्ट्रपति और मंत्रियों के बीच एक अतरंग और गोपनीय संबंधों पर बल देता है। ये आपसी बात होती है, ठीक है, गोपनीयता, और इसकी जांच कोई न्यायालय नहीं कर सकता। क्या हुआ, 1971 में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि लोकसभा के विघटन होने के पश्चात भी मंत्रिपरिषद विघटित नहीं होगी। अगर लोकसभा का समापन हो गया फिर भी, और अनुच्छेद 74 अनिवार्य है, अतः राष्ट्रपति अपनी कार्यकारी शक्ति का प्रयोग बिना मंत्रिमंडल की सहायता एवं सलाह के नहीं कर सकता और बिना सलाह एवं सहायता के कार्यकारी शक्ति द्वारा किया गया कोई भी कार्य असंवैधानिक होगा और यह अनुच्छेद 74 का उल्लंघन माना जाएगा। और पुनः 1974 में न्यायालय ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने, कि जब भी संविधान को राष्ट्रपति की संतुष्टि की आवश्यकता होगी, यह संतुष्टि राष्ट्रपति की व्यक्तिगत संतुष्टि न होकर मंत्रिपरिषद की संतुष्टि होगी, जिसकी सलाह और सहायता पर राष्ट्रपति अपनी शक्ति का प्रयोग और कार्य करता है। इन सारे बातों को ध्यान में रखेंगे। मंत्रियों की नियुक्ति कैसे, ये देखिए, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। और इसका अर्थ यह है कि राष्ट्रपति केवल उन्हीं व्यक्तियों को मंत्री नियुक्त कर सकता है जिनकी सिफारिश प्रधानमंत्री करता है और सामान्यतः लोकसभा या राज्यसभा से ही संसद सदस्यों की मंजिल पर नियुक्ति होती है। मंजिल नहीं है, मंत्री पद है, ठीक है, ये स्किप हो गया है कि संसद सदस्यों की ही मंत्री पद पर नियुक्ति होती है और कोई व्यक्ति संसद की सदस्यता के बिना मंत्री पद पर सुशोभित होता है तो उसे 6 माह के भीतर संसद के किसी भी सदन की सदस्यता लेनी होगी, निर्वाचन से अथवा नामांकन से, नहीं तो उसका मंत्री पद फिर 6 महीने के बाद रद्द कर दिया जाएगा। ये ध्यान में रखेंगे। और एक मंत्री को, जो संसद के किसी एक सदन का सदस्य है, दूसरे सदन की कार्यवाही में भाग लेने और बोलने का अधिकार है, परंतु वह उसी सदन में मत दे सकता है जिस सदन का वो सदस्य है। अगर राज्यसभा का सदस्य है तो मत वो राज्यसभा में ही देगा, लेकिन वो बोल दोनों सदन में सकता है, दोनों सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है। ये ध्यान में रखेंगे। मंत्रियों द्वारा ली जाने वाली शपथ और उनके वेतन के बारे में पढ़िए कि मंत्री पद ग्रहण करने से पूर्व राष्ट्रपति उसे पद की गोपनीयता और शपथ दिलाता है। राष्ट्रपति अपनी शपथ में जो मंत्री होते हैं वो क्या कहते हैं कि मैं भारत के संविधान में सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा, भारत की अखंडता और संप्रभुता को अक्षुण्ण रखूंगा, अपने कर्तव्यों का श्रद्धा पूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा, भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। अपनी गोपनीयता की शपथ में मंत्री शपथ लेते हैं कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार में लाया जाएगा, ये गोपनीयता के मामले में है, अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब तक के सिवाय, जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या उस सूचनाओं को प्रकट नहीं करूंगा। और सन 1990 में देवीलाल द्वारा उप प्रधानमंत्री की शपथ को इस आधार पर चुनौती दी गई कि यह असंवैधानिक है
और संविधान में केवल प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों का ही उपबंध है और उप प्रधानमंत्री का उपबंध नहीं है। लेकिन 1990 में देवीलाल थे तो क्या है, तो उस पर फिर देखिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा इस मुद्दे पे। उच्चतम न्यायालय ने इस शपथ को वैध ठहराया और कहा कि किसी व्यक्ति की उप प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्ति केवल व्याख्यात्मक है और ऐसी व्यवस्था उसे प्रधानमंत्री की कोई शक्ति प्रदान नहीं करती है, वो केवल एक शब्द है। इसमें कहा गया कि किसी मंत्री की उप प्रधानमंत्री अथवा अन्य किसी प्रकार के मंत्री जैसे राज्य मंत्री अथवा उप मंत्री के रूप में व्याख्या जो कि संविधान में वर्णित नहीं है, उसको उस टाइप की कोई शक्ति नहीं होगी और उसके द्वारा ली गई शपथ को अवैध घोषित नहीं करती यदि उसके द्वारा ली गई शपथ का वास्तविक भाग सही है तो। और मंत्रियों के वेतन व भत्ते संसद समय समय पर निर्धारित करती है और एक मंत्री संसद सदस्य को दिए गए वेतन व भत्ते प्राप्त करता है और एक मंत्री जो संसद सदस्य को वेतन मिलता है वही प्राप्त करेगा और प्रधानमंत्री भी संसद सदस्य का वेतन ही प्राप्त करता है। कल मैंने आप लोगों को पढ़ाया था। इसके अतिरिक्त वह व्यय विषय भत्ते उसके पद के अनुसार मुफ्त आवास, यात्रा भत्ता, स्वास्थ्य सुविधा आदि प्राप्त करता है और सन 2001 में प्रधानमंत्री का व्यय विषय भत्ता बढ़ाकर 1500 से 3000 रुपए प्रति माह, कल ही मैंने पढ़ाया था, और केंद्रीय मंत्री के लिए 1000 से 2000 रुपए प्रति माह, राज्य मंत्री के लिए 500 से 1000 रुपए प्रति माह और उप मंत्री के लिए 300 से 600 रुपए प्रति माह कर दिया गया है। ये ध्यान में रखेंगे। मंत्रियों के उत्तरदायित्व तो क्या है मंत्रियों के कार्य। सामूहिक उत्तरदायित्व सरकार की संसदीय व्यवस्था की कार्यप्रणाली का मौलिक सिद्धांत और उसके सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत है। अनुच्छेद 75 स्पष्ट रूप से कहता है कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। इसका अर्थ है कि सभी मंत्रियों की उनके सभी कार्यों के लिए लोकसभा के प्रति संयुक्त जिम्मेदारी होगी। वे एक दल की तरह कार्य करेंगे और समान रूप से उत्तरदायी होंगे और जब लोकसभा मंत्री परिषद के विरुद्ध एक अविश्वास प्रस्ताव पारित करती है तो सभी मंत्रियों को, जिसमें कि राज्यसभा के मंत्री भी शामिल हों, त्याग पत्र देना पड़ता है। ये जरूर ध्यान में रखिएगा अविश्वास प्रस्ताव के समय। आगे अभी जब आगे पॉलिटी में पढ़ेंगे ये सारी चीजों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और इसके अतिरिक्त मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को इस आधार पर लोकसभा को विघटित करने की सलाह देती है, मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को, कि सदन जनमत का निष्ठापूर्ण प्रतिनिधित्व नहीं करता है और नए चुनाव की मांग करता है। राष्ट्रपति लोकसभा में विश्वास मत खोए हुए मंत्रिपरिषद की सलाह मानने हेतु बाध्य नहीं है। जो विश्वास मत खो गए हैं उस मंत्रिपरिषद की सलाह नहीं मानेगा राष्ट्रपति। और सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत यह भी है कि मंत्रिमंडल के निर्णय सभी केंद्रीय मंत्रियों के लिए बाध्यकारी हैं, यहां तक कि यदि मंत्रिमंडल की बैठक में उनके विचार इसके विरुद्ध हो तो भी। सभी मंत्रियों के जो मंत्रिमंडलों की बैठक होगी तो उनमें सभी मंत्रियों के लिए वो मंत्रिमंडल के वो मानने पड़ेंगे और सभी मंत्रियों का यह कर्तव्य है कि वो मंत्रिमंडल के निर्णयों को माने तथा संसद के बाहर और भीतर उसका समर्थन करें। यदि कोई मंत्री मंत्रिमंडल के किसी निर्णय से असहमत है तो और उसके लिए तैयार नहीं है तो उसे त्याग पत्र देना होगा मंत्री को। और पूर्व में कई मंत्रियों ने मंत्रिमंडल के साथ अपने मतभेद के चलते कई बार त्याग पत्र भी दिए हैं। और उदाहरण के लिए 1953 में डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर ने हिंदू कोड बिल पर अपने साथियों के साथ मतभेद के चलते त्याग पत्र दे दिया था और सी.डी. देशमुख ने राज्यों के पुनर्गठन की नीति पर मतभेद के कारण त्याग पत्र दे दिया था और आरिफ मोहम्मद ने मुस्लिम महिला तलाक के बचाव का अधिकार अधिनियम 1986 के विरोध में त्याग पत्र भी दे दिया था। ये सब मामले ध्यान में रखेंगे। और व्यक्तिगत उत्तरदायित्व अनुच्छेद 75 में व्यक्तिगत उत्तरदायित्व का सिद्धांत भी वर्णित है और वह यह कहता है कि मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बने रहेंगे, जिसका अर्थ है कि राष्ट्रपति किसी भी मंत्री को उस समय भी हटा सकता है जब मंत्रिपरिषद को लोकसभा में विश्वास मत प्राप्त है, तब पर भी राष्ट्रपति हटा सकता है। हालांकि राष्ट्रपति किसी मंत्री को केवल प्रधानमंत्री की सलाह पर ही हटा सकता है और विचारों में मतभेद के कारण अथवा किसी मंत्री के कार्यों से संतुष्ट न होने के कारण प्रधानमंत्री उसे त्याग पत्र देने के लिए कह सकता है अथवा राष्ट्रपति को उसे बर्खास्त करने की सलाह दे सकता है और इस शक्ति के प्रयोग पर प्रधानमंत्री सामूहिक उत्तरदायित्व के नियम की सिद्धि करता है। ये सारे पॉइंट ध्यान में रखेंगे, सब इंपॉर्टेंट है। और कोई विधिक उत्तरदायित्व तो नहीं, ठीक है, ये हेडिंग है कि ब्रिटेन में सार्वजनिक कार्य के लिए
राजा का प्रत्येक आदेश मंत्री द्वारा हस्तांतरित होता है। यदि वह आदेश किसी कानून का उल्लंघन करता है तो उसका उत्तरदायित्व मंत्री पर होता है और वह न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। और ब्रिटेन में यह मुहावरा विधिक रूप से मान्य है कि राजा कभी गलत नहीं हो सकता और अतः न्यायालय में मुकदमा राजा के ऊपर नहीं चलाया जा सकता है। ब्रिटेन के बारे में है। और क्या कह रहा है मंत्री के उत्तरदायित्व में कि दूसरी ओर भारत में संविधान में किसी भी मंत्री के लिए किसी भी प्रकार की विधिक जिम्मेदारी का कोई उपबंध नहीं है और यह आवश्यक नहीं है कि राष्ट्रपति द्वारा जनहित में जारी किसी आदेश पर कोई मंत्री उस पर हस्ताक्षर करे और यहाँ तक कि मंत्री द्वारा राष्ट्रपति को दी गई किसी सलाह की जांच भी न्यायालय के क्षेत्र से बाहर है। तो मैंने आपको शुरू में ही बताया था। मंत्रिपरिषद की संरचना के बारे में पढ़िए, क्या होती है मंत्रिपरिषद। मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की 3 श्रेणियां होती हैं, ठीक। कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री व उप मंत्री। उनके बीच का अंतर है उनका पदक्रम, वेतन और राजनीतिक महत्व। और इन सभी मंत्रियों का जो प्रमुख है वो है प्रधानमंत्री, जो सरकार का उच्चतम कार्य मंत्री। आप इस ग्राफ के जरिए समझ सकते हैं, प्रधानमंत्री और ये पूरा है केंद्रीय मंत्रिपरिषद। और ये जो प्रधानमंत्री के सबसे पास में यहाँ होता है आंतरिक कैबिनेट मंत्री, उसके बाहर का ये जो गोला है ये है आपका कैबिनेट मंत्री। ये इसी तरीके से फिर ये हो गया राज्य मंत्री, बाहर का गोला हो गया उप मंत्री और ये सबसे बाहर हो गया ये संसदीय सचिव और ये बाहर केंद्रीय पूरा मंत्रिपरिषद है। इस तरीके से डिवाइड अभी आगे देखेंगे एक एक करके। और कैबिनेट मंत्रियों के पास केंद्र सरकार के महत्वपूर्ण मंत्रालय होते हैं जो कैबिनेट मंत्री होते हैं, ये वाले, जैसे गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, वित्त मंत्री, विदेश मंत्रालय और अन्य मंत्रालय होते हैं और वे कैबिनेट के सदस्य होते हैं और इसकी बैठकों में भाग लेते हैं तथा नीति निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अतः इनके उत्तरदायित्व की परिधि संपूर्ण केंद्र सरकार पर होती है। तो ये हो गया कैबिनेट मंत्री। आगे देखिए, राज्य मंत्रियों को मंत्रालय और विभागों का स्वतंत्र प्रभार दिया जा सकता है अथवा उन्हें कैबिनेट मंत्री के साथ सहयोगी बनाया जा सकता है और सहयोग के मामलों में उन्हें कैबिनेट मंत्री के मंत्रालयों के विभागों का प्रभार दिया जा सकता है अथवा मंत्रालय से संबंधित कोई विशेष कार्य सौंपा जा सकता है। और दोनों ही मामलों में वे कैबिनेट मंत्री की देखरेख, सलाह तथा उसकी जिम्मेदारी पर कार्य करते हैं और स्वतंत्र प्रभार के व्यक्तिगत उत्तरदायित्व मामले में वे अपने मंत्रालय का कार्य कैबिनेट मंत्री की तरह पूरी शक्ति व स्वतंत्रता से करते हैं। जो उनका स्वतंत्र प्रभार उनके अपने मंत्रालय का है वो। हालांकि वे कैबिनेट के सदस्य नहीं होते हैं तथा उनकी बैठकों में भाग भी नहीं लेते हैं और वे तब तक बैठक में भाग नहीं लेते जब तक उन्हें मंत्रालय से संबंधित किसी कार्य हेतु विशेष रूप से अगर आमंत्रित नहीं किया गया कैबिनेट की मीटिंग में तो। और इस क्रम में अगला क्रम उप मंत्रियों का है और उन्हें मंत्रालयों का स्वतंत्र प्रभार नहीं दिया जाता। जो उप मंत्री होते हैं उन्हें उनको मंत्रालयों का प्रभार नहीं मिलता है स्वतंत्र रूप से। क्या, आगे देखिए, उन्हें कैबिनेट अथवा राज्य मंत्रियों को उनके प्रशासनिक, राजनैतिक और संसदीय कार्यों में सहायता के लिए नियुक्त किया जाता है उप मंत्री को और वे कैबिनेट के सदस्य नहीं होते तथा कैबिनेट के बैठक में भी भाग उप मंत्री नहीं लेते हैं। यहाँ यह उल्लेख करना आवश्यक है कि मंत्रियों की एक और श्रेणी भी है जिन्हें संसदीय सचिव कहा जाता है और वे मंत्रिपरिषद की अंतिम श्रेणी में आते हैं जिसे मंत्रालय भी कहा जाता है। उनके पास कोई विभाग नहीं होता है, वे वरिष्ठ मंत्रियों के साथ उनके संसदीय कार्यों में सहायता के लिए नियुक्त होते हैं। हालांकि 1967 से राजीव गांधी की सरकार के प्रथम विस्तार को छोड़कर कोई भी संसदीय सचिव नियुक्त नहीं किया गया है और कई बार मंत्रिपरिषद में उप प्रधानमंत्री को भी शामिल किया जा सकता है और उप प्रधानमंत्री मुख्यतः राजनीतिक कारणों से ही नियुक्त किया जाता है, अदरवाइज नहीं। ये सारे पॉइंट्स का आप लोग ध्यान में रखेंगे। आगे क्या कह रहा है, मंत्रिपरिषद बनाम मंत्रिमंडल क्या है ये देखिए, क्या है मंत्रिपरिषद और क्या है मंत्रिमंडल। मंत्रिपरिषद बनाम मंत्रिमंडल। मंत्रिपरिषद तथा मंत्रिमंडल ये दोनों शब्द अक्सर एक दूसरे के लिए प्रयोग किए जाते हैं, एक दूसरे के लिए, और इनमें एक निश्चित अंतर है, इनमें लेकिन एक निश्चित अंतर है और एक दूसरे को अपनी संरचना, कार्यों व भूमिकाओं के कारण भिन्न है और ये अभी आगे दिए गए हैं। क्या है ये ध्यान से देखिए, ठीक है ना। आगे देखिए, मंत्रिमंडल की पहले भूमिका पढ़ लीजिए, क्या है मंत्रिमंडल की भूमिका। उसके बाद कि यह हमारी राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था में उच्चतम निर्णय लेने वाली संस्था है।
राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था में जो मंत्रिमंडल है, यह केंद्र सरकार की मुख्य नीति निर्धारक अंग भी है। यह केंद्र सरकार की उच्च कार्यकारिणी है। यह केंद्रीय प्रशासन की मुख्य समन्वयक है। यह राष्ट्रपति की सलाहकारी संस्था है और इसका परामर्श उस पर बाध्यकारी है। यह मुख्य आपदा प्रबंधक है और सभी आपातकालीन स्थितियों से निपटती है। कौन? मंत्रिमंडल। यह सभी बड़े विधायी और वित्तीय मामलों को निपटाती है। यह उच्चतम स्तर पर जैसे संवैधानिक अधिकारियों और वरिष्ठ सचिवालय प्रशासकों की नियुक्ति को नियंत्रित करती है। यह विदेश नीति और विदेश मामलों को देखती है। अब ये है मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल में अंतर। आप इस चार्ट के माध्यम से समझ सकते हैं कि मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल में अंतर क्या है। ये रहा मंत्रिपरिषद और ये रहा मंत्रिमंडल। मंत्रिपरिषद के बारे में देखिए क्या कह रहा है। जो मंत्रिपरिषद है यह एक सेकेंड, यह एक बड़ा निकाय है जिसमें 60 से 70 मंत्री होते हैं, और जो मंत्रिमंडल होता है एक छोटा निकाय है और इसमें 15 से 20 मंत्री होते हैं मंत्रिमंडल में, और मंत्रिपरिषद में 60 से 70 मंत्री। इसमें मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की तीन श्रेणियां होती हैं, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री व उप मंत्री, और मंत्रिमंडल में केवल कैबिनेट मंत्री शामिल होते हैं। अतः यह मंत्रिपरिषद का एक भाग है। ध्यान में रखें, मंत्रिपरिषद का एक भाग है मंत्रिमंडल, और इसमें केवल कैबिनेट मंत्री शामिल होते हैं। ठीक। और यह सरकारी कार्य, और जो मंत्रिपरिषद है यह सरकारी कार्य हेतु एक साथ बैठक नहीं करती। इसका कोई सामूहिक कार्य नहीं है। और जो मंत्रिमंडल है यह एक निकाय की तरह है और यह सामान्यतः हफ्ते में एक बार बैठक करता है और सरकारी कार्यों के संबंध में निर्णय करता है, और इसके कार्यकलाप सामूहिक होते हैं। और मंत्रिपरिषद की सभी शक्तियां इसको प्राप्त है, लेकिन कागजों में प्राप्त है मंत्रिपरिषद की शक्तियां। और मंत्रिमंडल वास्तविक रूप में मंत्रिपरिषद की शक्तियों का प्रयोग करता है और उसके लिए कार्य करता है। ये ध्यान में रखें कि मंत्रिमंडल में कैबिनेट मंत्री शामिल होते हैं, और इसके कार्यों का निर्धारण मंत्रिमंडल के किसके? मंत्रिपरिषद के जो कार्य है उसका निर्धारण कौन? मंत्रिमंडल करता है। और मंत्रिमंडल के बारे में यह मंत्रिपरिषद को राजनीतिक निर्णय देकर निर्देश देता है तथा ये निर्देश सभी मंत्रियों पर बाध्यकारी होते हैं। और जो मंत्रिपरिषद जो है वो मंत्रिमंडल के निर्णयों को लागू करती है, और मंत्रिमंडल या मंत्रिपरिषद द्वारा अपने निर्णयों के अनुपालन की देखरेख करती है। तो सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट और भी है। मंत्रिपरिषद जो है वह एक संवैधानिक निकाय है जिसका विस्तृत वर्णन संविधान के अनुच्छेद 74 और 75 में किया गया है, और इसका आकार और वर्गीकरण संविधान में वर्णित नहीं है, और इसके आकार का विस्तारण प्रधानमंत्री समय और स्थिति को देखकर करता है। और यह ब्रिटेन में विकसित संसदीय व्यवस्था के आधार पर त्रिस्तरीय निकाय के रूप में वर्गीकृत है। हालांकि इसे विधायी मंजूरी प्राप्त है। अतः वेतन और भत्ते अधिनियम 1952 में मंत्री को मंत्रिपरिषद का सदस्य बनाया गया है, चाहे वह जिस नाम से पुकारा जाए। इसमें उप मंत्री भी शामिल है। और मंत्रिमंडल में क्या है कि इसे संविधान के अनुच्छेद 352 में 1978 के 44वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा शामिल किया गया है। अतः यह संविधान के मूल स्वरूप में शामिल नहीं था। इसको बाद में जो 44वां संविधान संशोधन 1978 हुआ उसके द्वारा अनुच्छेद 352 में मंत्रिमंडल की बात कही गई है। और अनुच्छेद 352 में इसकी व्याख्या यह है कि प्रधानमंत्री व अन्य कैबिनेट मंत्रियों को परिषद जिन्हें अनुच्छेद 75 के अंतर्गत नियुक्त किया गया है इसके कार्यों और शक्तियों का विवरण नहीं दिया गया। और दूसरे शब्दों में हमारी राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था ब्रिटेन की संसदीय व्यवस्थाओं पर है। और जो मंत्रिपरिषद है वह लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है, और जो मंत्रिमंडल है वो लोकसभा के प्रति सामूहिक जिम्मेदारी को लागू करता है। ये अंतर है इन दोनों में। कुछ इनकी भूमिका का वर्णन भी है। कुछ राइटर्स है पुराने, कुछ उन्होंने क्या कहा है, कुछ इनके बारे में देखिए कि एक सेकंड, कि कई प्रसिद्ध राजनीतिक शास्त्रियों और संविधान विशेषज्ञों ने कैबिनेट की विशेष रूप से ब्रिटिश कैबिनेट की भूमिका की व्याख्या की है, जो भारतीय कैबिनेट है उसकी, और भारतीय परिप्रेक्ष्य में भी सही है। इसे प्रमुख प्रकार इस प्रकार है। रेमजे मेयर ने जो हमारा कैबिनेट व्यवस्था है इसको क्या कहा है? राज्य रूपी जहाज का स्टीयरिंग व्हील बताया है, जो मंत्रिमंडल है। लोवेल ने कैबिनेट राजनीतिक वास्तु का आधार है वो बोला है। सर जॉन मैरियट के अनुसार कैबिनेट वह धुरी है जिसके चारों ओर पूरी राजनीतिक मशीनरी घूमती है। आप बस ऐसे ध्यान रखेंगे, इसको रटना उठना नहीं है। ग्लैडस्टोन कैबिनेट सूर्य के समान है जिसके चारों ओर अन्य निकाय परिभ्रमण करते हैं। ये इस तरीके से बताया उनके व्याख्या मंत्रिमंडल के बारे में।
बारकर के अनुसार कैबिनेट नीतियों का चुंबक है। बेगेहाट के अनुसार कैबिनेट हाइफन है जो कार्यपालक और विधायिका विभाग दोनों के साथ जुड़ी होती है। सर आइवर जेनिंग्स के अनुसार कैबिनेट ब्रिटिश संवैधानिक व्यवस्था का केंद्र बिंदु है और यह ब्रिटिश सरकार को एकता प्रदान करता है। एल एस एमरी के द्वारा कैबिनेट सरकार को निर्देशित करने वाला मुख्य उपकरण है, सरकार को निर्देशित करने वाला। और क्या कह रहा है, ब्रिटिश सरकार में कैबिनेट की भूमिका इतनी सशक्त प्रतीत होती है और करमजे मेमोर इसे कैबिनेट की तानाशाही कहते हैं। और अपनी पुस्तक ब्रिटेन इज गवर्न्ड में वे लिखते हैं कि यह एक ऐसा निकाय है जो अत्यधिक शक्तिशाली है तथा इसका वर्णन सर्वशक्तिमान निकाय के पक्ष में किया जाता है, ये ध्यान में रखेंगे। और जब भी यह बहुमत की इस स्थिति को प्राप्त करती है तो यह स्थिति प्रसार द्वारा प्राप्त अर्हक निरंकुशता जैसी होती है और यह निरंकुशता पिछली 2 पीढ़ियों की तुलना में अधिक पूर्ण है और यह विवरण भारतीय संदर्भ में काफी हद तक सही है। तो ये भूमिका के बारे में अलग अलग राजनीतिज्ञों का है, संविधान विशेषज्ञों का, तो अपने ध्यान में रखें, इसके उसको रटना उठना नहीं है। और अभी आपको जो वो हमने वो गोला देखा था कि यहाँ प्रधानमंत्री था, फिर एक आंतरिक कैबिनेट था, फिर कैबिनेट था, फिर आपका मंत्रिमंडल, ये सब सारी चीजें जो भी थी, जो हमने एक चार्ट पढ़ा था, उसमें जो आंतरिक कैबिनेट की बात की गई थी, इसके बारे में पढ़िए। इसको किचन कैबिनेट भी कहा जाता है। क्यों, ये देखिए, यह कैबिनेट 15 या 20 महत्वपूर्ण मंत्रियों को मिलाकर बनती है जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होता है, ठीक है। और यह औपचारिक रूप से निर्णय लेने वाली उच्चतम संस्था होती है। आंतरिक कैबिनेट या किचन कैबिनेट कहलाने वाला यह छोटा सा निकाय सत्ता का प्रमुख केंद्र बन गया है, ठीक है। और इस अनौपचारिक निकाय में प्रधानमंत्री अपने 2-4 प्रभावशाली पूर्ण विश्वासी सहयोगी रखता है जिनसे वह हर समस्या की चर्चा करता है और यह प्रधानमंत्री को महत्वपूर्ण राजनीतिक तथा प्रशासनिक मुद्दों पर सलाह देती हैं और महत्वपूर्ण निर्णय लेने में सहायता भी करती हैं। ये ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और इसमें न केवल कैबिनेट मंत्री शामिल होते हैं अपितु इसके बाहर के भी, जैसे प्रधानमंत्री के मित्र भी शामिल हो सकते हैं, पारिवारिक सदस्य भी शामिल हो सकते हैं, वो प्रधानमंत्री शामिल कर सकता है। भारत में प्रत्येक प्रधानमंत्री की एक आंतरिक कैबिनेट होती है और एक घेरे के अंदर घेरा, मतलब एक घेरे के अंदर भी एक घेरा होता ही है। और इंदिरा गांधी के जमाने में आंतरिक कैबिनेट अति शक्तिशाली थी, जिसे किचन कैबिनेट भी उसके बाद कहा जाने लगा, तो ध्यान में रखेंगे। और ये जो प्रधानमंत्री का जो आंतरिक कैबिनेट है, इसका आश्रय निम्न कारणों से लिया गया। कैसे, यह एक छोटा अंग है और निर्णय लेने के मामले में कैबिनेट के विशाल आकार से अधिक प्रभावशाली है। इसकी बैठकें होती रहती हैं और यह सरकार के कार्यों को बड़ी कैबिनेट की अपेक्षा अधिक तत्परता से निपटती है और यह प्रधानमंत्री को महत्वपूर्ण राजनीतिक मामलों के मुद्दे पर निर्णय लेने में गोपनीयता बरतने में सहायता करती है। ये सारे काम इसलिए ध्यान में रखेंगे। हालांकि इसके कई दोष भी हैं किचन कैबिनेट के। कैसे, यह एक उच्चतम निर्णय लेने वाले अंग के रूप में कैबिनेट के महत्व व अधिकारों को कम कर देती है। बाहरी व्यक्तियों का इसमें प्रवेश और सरकार के कार्यों में उनकी प्रभावशाली भूमिका कानूनी प्रक्रिया को उलझा देती है। आंतरिक या किचन कैबिनेट का सिद्धांत, जहां पहले से तय निर्णयों को कैबिनेट की औपचारिक मंजूरी के लिए प्रस्तुत किया जाता, भारत में अनोखा नहीं है और अमेरिका और ब्रिटेन में यह प्रचलन में है और सरकार के निर्णयों को प्रभावी करने में काफी शक्तिशाली है। अब यहाँ पे ये मंत्री परिषद से संबंधित कुछ अनुच्छेद है, एक नजर में देख ले लीजिए। अनुच्छेद 74, 75, 77, 78, 88 जो मैंने आप लोगों को शुरू में ही दिखाया था, तो उससे जुड़े हुए हैं, आप इनको ध्यान से देख लीजिए। अनुच्छेद 74 कह रहा है मंत्री परिषद द्वारा राष्ट्रपति को सहयोग और परामर्श देना। 75 मंत्रियों से संबंधित अन्य प्रावधान, जो शपथ, उनका कार्य, उनकी योग्यता। 77 भारत सरकार द्वारा कार्रवाइयों का संचालन। 78 राष्ट्रपति को सूचनाएं प्रदान करने से संबंधित प्रधानमंत्री के दायित्व। 88 सदनों के आदरणीय मंत्रियों के दायित्व। आज एक केंद्रीय मंत्रिपरिषद का भी टॉपिक समाप्त होता है। यह है मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक, यह है अकेडमी का प्रोफाइल लिंक, दोनों को आप लोग फॉलो कर लेंगे। क्लास अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। और कल फिर हम लोग 1 बजे अपने पॉलिटी के अगले टॉपिक के साथ आएंगे, तो अब उस पर मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।